उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 19, ठीक है। अच्छा, कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन की क्वांटिटीज को स्टार्ट किया था, यानी कि हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी को डिस्कस किया था, ठीक है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो सेंटर में एंगल बनता है जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करके जाता है। यानी कि हम लोगों ने कल ये वाली इक्वेशंस को डिस्कस किया था। एक हमारे पास था एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है ना। एस इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। ये हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड इक्वेशंस बनाई थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी जो कि बराबर थी डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और फिर इनकी डायरेक्शंस को डिस्कस किया था कि जो थीटा होता है वो हमेशा ओमेगा के पैरेलल होता है। ओमेगा क्या? इसका सिंबल मैंने आपको बताया था, ये ओमेगा है, ये डब्ल्यू नहीं है। थीटा और ओमेगा ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जिस डायरेक्शन में थीटा होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी डायरेक्शन में हमेशा एंगुलर वेलोसिटी होती है। और ये किस डायरेक्शन में होते हैं ये मैंने आपको कल डिटेल में बताया था। ये पहली बात, हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एग्जिस्ट करेंगे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो थीटा और ओमेगा ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन होंगे। और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है, राइट हैंड रूल अप्लाई किया था, है ना। और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है, बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी इनटू द प्लेन होगी। और क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी इनटू द प्लेन होगा। तो राइट हैंड रूल के जरिए हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की और एंगुलर वेलोसिटी की। अच्छा, देन एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इसी तरीके से जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता ही जब वेलोसिटी में चेंज आए। ऐसा है ना। जब जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तब तब बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ये एक्सेलरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं हो सकती। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब अगर बॉडी की लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो लीनियर वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो लिखना क्या चाहिए हमें? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, रेट ऑफ change of angular velocity is called angular acceleration, है ना। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वो आप भले से खुद से लिख लिएगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। बाकी एंगुलर एक्सेलरेशन का हमारे पास जो सिंबल होता है वो होता है अल्फा। और ये बराबर किसके होगा? चेंज आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी में और पर यूनिट टाइम यानी कि डेल्टा टी। ये हमारे पास बन गई डेफिनेशन एंगुलर एक्सेलरेशन की। यानी कि डेल्टा ओमेगा का मतलब क्या? चेंज आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये डेफिनेशन है। और अब हम लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड। अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन का, तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का फॉर्मूला है।
ओमेगा 2 क्या, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 1 क्या, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, T2 और T1 फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम। वैसे ज्यादातर हमें यहाँ पर T2 और T1 गिवन नहीं होते, हमें डायरेक्टली टाइम गिवन होता है कि भाई बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी पहले ये थी और 5 सेकंड के बाद अब इतनी हो गई, तो 5 सेकंड डायरेक्टली आप यहां पर पुट करेंगे बस एक दफा, ठीक है ना। तो याद है हम इस वाले फॉर्मूले को लीनियर की कंडीशन में ऐसे लिखते थे, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t, या T2 माइनस T1 कर दो, कोई इशू नहीं है। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। आप चाहो तो यहां पर सिर्फ एक टी बना के लिख सकते हैं, सिर्फ टी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन है और ये उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इसमें थोड़ी पुट करोगे, आप इसमें पुट करोगे वैल्यूज को, ठीक है। सो इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन का एस आई यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज, देखो हम लोग लीनियर क्वांटिटीज में यूनिट्स क्या पढ़ते थे, हमारे पास एस होता था यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता था, तो उसका यूनिट होता था मीटर। और पता है लीनियर क्वांटिटी से जब हम एंगुलर क्वांटिटीज में आए तो ये मीटर कन्वर्ट हो गया रेडियन में, ये मीटर, चलो इसको हटा दो, ये लीनियर क्वांटिटी का होता था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मीटर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन। लीनियर वेलोसिटी का था मीटर पर सेकंड, तो ये कन्वर्ट हो गया रेडियन पर सेकंड में, ये लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो बस आप ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपने सर्कुलर क्वांटिटी या एंगुलर क्वांटिटी में मीटर को आपने रिप्लेस किया है रेडियन से, तो यूनिट्स चेंज हो गए, मीटर रेडियन, मीटर पर सेकंड रेडियन पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों एक्सेलरेशंस के हैं, ये दोनों वेलोसिटीज के हैं और ये दोनों डिस्प्लेसमेंट्स के हैं, बस फर्क ये है कि ये वाले लीनियर के और ये वाले एंगुलर के, ये फर्क है खाली, ठीक है ना। तो इसका यूनिट क्या बनना चाहिए, देखो हमने कल इसका यूनिट पढ़ा था ओमेगा का, क्या होता है रेडियन पर सेकंड, ये लिखा हुआ, ये कल हमने पढ़ा था। इसका यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकंड, और अपॉन में क्या है पर सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड, तो यह बन जाएगा क्या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जगह आगे लिख देता हूं यहां पर, रेडियन पर सेकंड पर सेकंड, दो दफा पर सेकंड आता है, आएगा ना, दो दफा सेकंड आएगा, एक तो रेडियन पर सेकंड खुद ओमेगा का और दूसरा पर सेकंड फॉर्मूले का, तो रेडियन पर सेकंड, यहां तक बात क्लियर है। और हमें पता है पर सेकंड मल्टीप्लाई होते हैं तो सेकंड स्क्वायर हो जाता है, तो फिर ये क्या बनेगा और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई ये दोनों इसके यूनिट्स होते हैं, रेडियन पर सेकंड भी और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर भी। कौन कौन था, कौन से मिस, क्या बोल रही थी पूछ लो। अच्छा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अच्छा यूनिट्स को डिस्कस करने के बाद फिर जाहिर सी बात है हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट चीज को, और वो होती है डायरेक्शन। जैसे कल हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को डिस्कस किया, अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन हो या सिर्फ एक्सेलरेशन हो, एक बात याद रखिएगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा, बड़ी काम की डिस्कशन है।
जो लीनियर एक्सेलरेशन होती है, यानी कि जिसको हम ए कहते हैं, ए, लीनियर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी पर फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये हमने पढ़ा था ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बॉडी पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है, बॉडी में एक्सेलरेशन हमेशा उसी डायरेक्शन में होती है, ये बात हमने पढ़ी थी। तो लीनियर एक्सेलरेशन हमेशा उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रही है, ऐसा है। और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, यानी कि अल्फा की डायरेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है, हमेशा उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में बॉडी पर टॉर्क एक्ट कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी कि ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब हमने टॉर्क का टॉपिक पढ़ा था तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थी जो मैंने आपको बताया था, और वो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए भी थे कि जो रोल फोर्स प्ले करती है लीनियर मोशन में, एग्जैक्टली वही रोल प्ले करता है टॉर्क सर्कुलर मोशन में। अगर आपने बॉडी में लीनियर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना हो तो हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, और अगर हमें बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करना हो तो बॉडी पर टॉर्क अप्लाई किया जाता है। तो टॉर्क प्रोड्यूस करती है एंगुलर एक्सेलरेशन, जबकि फोर्स प्रोड्यूस करती है लीनियर एक्सेलरेशन। ये मैं आपको पहली दफा नहीं बता रहा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, रिपीट हुआ यहां पर। ठीक है, अभी हम डायरेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में लीनियर एक्सेलरेशन, और जिस डायरेक्शन में टॉर्क, उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, तो आपके पास पहला जवाब ये भी हो सकता है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। जिस डायरेक्शन में बॉडी पर टॉर्क अप्लाई होगा, उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, पहली बात। दूसरी बात देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा, और ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट ये रहा, और ये ऑब्जेक्ट भी सेम डायरेक्शन में मूव करता हुआ जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। इस बात को भी समझिएगा गौर से। दोनों में फर्क क्या होना चाहिए? फर्क ये होगा, दोनों की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम है, ये भी इस तरफ मूव करता हुआ जा रहा है, ये भी इस तरफ मूव करता हुआ जा रहा है, लेकिन एक कंडीशन में फर्क है। इसके नीचे में लिख देता हूं इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है, और इसके मैं नीचे लिख देता हूं डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो सेम है, ये दो अलग अलग बॉडीज हैं, मतलब ये दोनों जा इसी तरफ रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है, एक जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और एक उस तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जा रही है, वो स्लो डाउन होता जा रहा है। तो ये स्पीड अप, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और ये स्पीड डाउन, स्लो डाउन, ये स्लो डाउन होता जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। एक्सेलरेशन दोनों में होगी, क्योंकि जब जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन तो होती है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इसमें भी है और एक्सेलरेशन इसमें भी है, लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फर्क आ जाएगा। अब सुने गौर से, ऐसी कंडीशन जिसमें वेलोसिटी बढ़ रही होती है ना, तो एक्सेलरेशन भी हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही हो, तो एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट होती है, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो आपके पास जवाब क्या होगा, बताओ एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होती है, तो आप बोलेंगे फोर्स की डायरेक्शन में, पहली बात। और दूसरी बात क्या बता सकते हैं आप, कि अगर आपसे ये पूछा जा रहा है, इस सेंस में पूछा जा रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो बताओ एक्सेलरेशन किस तरफ होगी, तो अब आप बोलेंगे एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, तो बताओ एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी, तो आप बोलेंगे इस कंडीशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इस वाली कंडीशन को हम यहां पर अप्लाई करते हैं, कैसे देखो, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, हमारे पास, अब हम जाहिर सी बात है सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं ना, तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि रोटेट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन,
फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ऐसे, ये ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, नहीं इसको भी एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं क्योंकि हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना, हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है लाइक दिस। अच्छा पहली बात, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं दोनों, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, तो आप बोलेंगे इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आउट ऑफ द प्लेन होगा, इसका भी आउट ऑफ द प्लेन। बताओ इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ होगी, तो आप बोलेंगे अगेन आउट ऑफ द प्लेन, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज आउट ऑफ द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज आउट ऑफ द प्लेन। तो दोनों के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स भी आउट ऑफ द प्लेन है और दोनों की एंगुलर वेलोसिटी भी आउट ऑफ द प्लेन है। तो चलो बना देते हैं। आउट ऑफ द प्लेन कैसे बनाया जाता है, इस तरीके से, है ना, ये आउट ऑफ द प्लेन है। आउट ऑफ द प्लेन कैसे बनाया जाता है, इस तरीके से, ये आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी आउट ऑफ द प्लेन है, ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन है। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो सर फिर फर्क क्या है, दोनों तो आपने सेम बना दिए, एंटी क्लॉकवाइज आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन। भाई फर्क होगा, जैसे देखो ना यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम थी, लेकिन फर्क क्या था, एक की वेलोसिटी इंक्रीजिंग थी और दूसरी की वेलोसिटी डिक्रीजिंग थी। तो हम यहां पर फर्क लेकर आएंगे कि भाई दोनों ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन एक जो है वो तेज होता जा रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ये भी ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है। तो अब हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी, और इसके नीचे क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा, और यहां पर मैं लिख देता हूं डिक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है, एक स्पीड अप होता जा रहा है और एक स्लो डाउन होता जा रहा है। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी इसकी भी चेंज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी भी चेंज हो रही है, इसमें भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, इसमें भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, लेकिन कहां होगी, सेम कॉन्सेप्ट। जब जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, भले वो लीनियर हो भले वो एंगुलर हो। जब जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, भले वो लीनियर हो भले वो एंगुलर हो। अब आप चेक करो कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में अल्फा होगा, सही है ना। तो ये देखो इसी डायरेक्शन में अब आप बनाएंगे अल्फा, ये आ गया अल्फा, और वो क्योंकि ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसके एंटी पैरेलल, उसके एंटी पैरेलल आ जाएगा अल्फा। ये ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन है और अल्फा इनटू द प्लेन है। यहां पर ये दोनों कंडीशंस में दोनों कहां की तरफ है, आउट ऑफ द प्लेन है। बात समझ आई, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, ओमेगा एंड अल्फा आर पैरेलल इफ ओमेगा इंक्रीजेस। अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में। और ओमेगा एंड अल्फा आर एंटी पैरेलल यानी कि ओपोजिट, एंटी पैरेलल कब, व्हेन ओमेगा डिक्रीजेस, ठीक है ना। जब एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शंस एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगी, एक दूसरे के ओपोजिट होती हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक बात अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। इस वाली कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल भी है और उसके ओपोजिट भी है, लेकिन याद रखिएगा जब टॉर्क की बात आएगी ना तो
फिर ऐसा नहीं होगा कि कभी पैरेलल होगा कभी एंटी पैरेलल, नहीं, बस याद रखिएगा जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा हमेशा उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। इस बात को आप यहां पर लिख लेते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा ना। आप इस बात को यहां पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। एंगुलर एक्सेलरेशन is always in the direction of torque। ठीक है, यानी कि अल्फा इज ऑलवेज पैरेलल टू टॉर्क। ये पैरेलल का सिंबल होता है है ना। परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है। अगर मैं यूं लिख दूं कि R इज पैरेलल टू ओमेगा, सॉरी पैरेलल बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर, तो अगर ये बीच में साइन इस तरीके से आया हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और बीच में ये साइन आया हुआ है इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होना चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, जब जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जब हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं चीजें तो वैसे अभी हम इनका रिलेशन पढ़ेंगे ना, लीनियर क्वांटिटीज का और एंगुलर क्वांटिटीज का रिलेशन भी होता है बड़ा इंपॉर्टेंट। उस रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले एक काम ही करते हैं, हम एंगुलर क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं ना, तो एंगुलर क्वांटिटीज के साथ साथ एंगुलर मोमेंटम भी डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बाद हम रिलेशंस की तरफ जाते हैं। एंगुलर मोमेंटम, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, वैसे मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम दो किस्म के होते हैं, एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन ऑफ अ बॉडी। बॉडी की लीनियर मोशन की जो क्वांटिटी होती है उसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और इसी तरीके से बॉडी की जो रोटेशनल मोशन होती है, उस रोटेशनल मोशन की या सर्कुलर मोशन की जो क्वांटिटी होती है, उस रोटेशनल मोशन की क्वांटिटी को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। यानी कि मोमेंटम पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू सर्कुलर मोशन, या मोमेंटम पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, आप यूं कह सकते हो उसको। ठीक है ना। सो क्वांटिटी ऑफ rotational motion of a body is called angular momentum। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक चीज और याद है आपको, जब मैंने आपको लीनियर मोमेंटम पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जिस बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी कि जिस बॉडी का मोमेंटम जितना ज्यादा है, अच्छा वो लीनियर मोमेंटम था, अब ये एंगुलर मोमेंटम है, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। जिस बॉडी का लीनियर मोमेंटम जितना ज्यादा है उस बॉडी पर उतनी ही फोर्स रिक्वायर्ड होगी उसको स्टॉप करने के लिए, और जिस बॉडी का लीनियर मोमेंटम जितना कम है, उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन जितनी कम है, उस बॉडी को उतनी ही कम फोर्स रिक्वायर होगी बॉडी को स्टॉप करने के लिए। ऐसा है, ज्यादा लीनियर मोमेंटम रिक्वायर्स मोर फोर्स टू स्टॉप द बॉडी, कम लीनियर मोमेंटम, इसका मतलब लेस फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी। ठीक है ना। सेम इज द केस हेयर, लेकिन फर्क ये है कि अब ये एंगुलर मोमेंटम है। आपको पता है अगर बॉडी का एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है, तो एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होने के लिए बॉडी को, अगर आपने इसके एंगुलर मोमेंटम को खत्म करना हो, बॉडी को स्टॉप करना हो, तो इस बार आपको फोर्स थोड़ी चाहिए, क्या चाहिए सोचो,
इस बार हमें टॉर्क चाहिए, क्योंकि फोर्स लीनियर मोशन के लिए है और सर्कुलर मोशन के लिए टॉर्क है। ये फर्क है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगर किसी बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है, उसकी रोटेशनल मोशन की क्वांटिटी ज्यादा है, इसका मतलब उतनी ही ज्यादा टॉर्क रिक्वायर्ड होगा बॉडी को स्टॉप करने के लिए, यानी कि उसकी रोटेशनल मोशन को खत्म करने के लिए। और अगर बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कम है, इसकी रोटेशनल क्वांटिटी कम है, तो इसका मतलब उतना ही कम टॉर्क चाहिए बॉडी के रोटेशनल मोशन को खत्म करने के लिए, बॉडी को स्टॉप करने के लिए। तो फोर्स लीनियर मोमेंटम को चेंज कर सकती है या प्रोड्यूस कर सकती है, और इसी तरीके से टॉर्क एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी कि अगर आपने लीनियर मोमेंटम को चेंज करना है तो फोर्स चाहिए, और अगर आपने एंगुलर मोमेंटम को चेंज करना है तो आपको टॉर्क चाहिए। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो देखो, हमारे पास इसकी सिंपल सी एक और डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ, ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइक दिस, जेड एक्सिस पे। जेड एक्सिस पर क्यों भाई? क्योंकि ये सर्किल खुद एक्स वाई प्लेन पर बना हुआ है। एक पार्टिकल है जो कि ये रहा, ये पार्टिकल है, और ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, ये इसका पाथ है, ये पाथ है, और ये पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। आपको पता है, अगर आपको, अच्छा पहली बात, आप इसका पोजीशन वेक्टर बनाएं, ये सेंटर से कितना दूर है, किस तरफ है, तो आपको एक वेक्टर चाहिए ये वाला, और इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। देखो, अगर मैं इसको एरो के सेंस में ना बनाऊं, सिर्फ लाइन बना दूं तो वो रेडियस है। लेकिन अगर आपने इसको एरो की फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में बनाया है कि ये पार्टिकल है कहां पर और कितना दूर है, तो इसका मतलब अब आप इसको रेडियस नहीं बोलोगे, बल्कि आप इसको बोलोगे पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर है, थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। अच्छा, किसी भी पॉइंट पर बॉडी के पास उसका एंगुलर मोमेंटम तो होता है, लेकिन याद रखिएगा एंगुलर क्वांटिटीज के होते हुए बॉडी के पास लीनियर क्वांटिटीज भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बॉडी के पास अगर सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी, वो भी होती है। अगर बॉडी के पास अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो लीनियर नहीं होगी, नहीं, वो भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम है तो बॉडी के पास उस वक्त किसी भी पॉइंट पर लीनियर मोमेंटम भी होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो लीनियर क्वांटिटीज होती है ना, वो हमेशा सर्किल के टेंजेंट बनती हैं। देखें, एक तो मैंने ये बनाया पोजीशन वेक्टर, ये मैं ब्लैक से बना देता हूं ताकि क्लियर रहे। ये बनाया हमने पोजीशन वेक्टर, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं आर, पोजीशन वेक्टर। और उसके बाद सर्किल के बिल्कुल टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है लीनियर क्वांटिटी को। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पार्टिकल, फॉर एग्जांपल अगर ये पार्टिकल यहां पर था, तो बताओ इसका लीनियर मोमेंटम इस वक्त कहां पर है, तो आप बोलेंगे सर्किल के टेंजेंट एक लाइन ड्रॉ करो, सर्किल के टेंजेंट एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, वो जो वेक्टर होगा वो हमेशा उसकी लीनियर क्वांटिटी का होगा। यही वेक्टर इसके लीनियर मोमेंटम का भी है, यही वेक्टर इसके लीनियर डिस्प्लेसमेंट का भी है, और यही वेक्टर इसके लीनियर मोमेंटम का भी है। याद रखिएगा। तो जो लीनियर क्वांटिटीज होती हैं सर्कुलर मोशन में कहां एग्जिस्ट करती है? हमेशा सर्किल के टेंजेंट। लीनियर क्वांटिटीज कहां एग्जिस्ट करती है? हमेशा सर्किल के टेंजेंट। इसी वजह से जो लीनियर क्वांटिटीज होती हैं उनको हम टेंजेंशियल क्वांटिटीज भी कहते हैं। लीनियर क्वांटिटीज आर आल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल क्वांटिटीज, सर्कुलर मोशन के सेंस में, वैसे नहीं सिर्फ सर्कुलर मोशन की सेंस में। ठीक है। अब आप देखें, ये पार्टिकल ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट पर इसके लीनियर मोमेंटम बिल्कुल सीधा ऊपर, टेंजेंट टू द सर्किल, और ये इसका पोजीशन वेक्टर। अब इसका एंगुलर मोमेंटम कहां होगा? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर आ गया, कल बताया था मैंने, जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होती हैं। इसका एंगुलर मोमेंटम एक्सिस ऑफ रोटेशन पर होगा, ऐसे। और एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से, याद रखिएगा। ठीक है। अब आप नोट करें, इस वाली डायग्राम के मुताबिक पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस पर बना हुआ है, लीनियर मोमेंटम वाई एक्सिस पर बना हुआ है, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए।
और इसका एंगुलर मोमेंटम जेड एक्सिस पर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये तीनों परपेंडिकुलर हो गए, ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब डेफिनेशन बनाते हैं इसकी, जो एक्चुअल डेफिनेशन है। ये वाली डेफिनेशन तो मैंने वैसे ही बता दी कि ये भी हो सकती है। इस कंडीशन के मुताबिक अगर आपने इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है आर का और पी का, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड